started finally. ऐप पर चेक करिए, लिख कीजिए, मेरे को लिंक भी दे दीजिएगा. 9.17. Now there is a topic caveat emptor. तो caveat emptor का मतलब क्या होता है? उस दिन थोड़ा सा टच किया था मैंने. Let the buyer be aware of what he is purchasing. जो buyer है वो खुद डर कर समझ करके सावधानी से खरीदे. पहले सुन लो, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपकी जिम्मेदारी है बायर की चेक करने की कि क्या ये प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है वो सही खरीदा है या सही नहीं खरीदा है. ओके, आप एक दुकान में गए और बोले ये कपड़ा कैसा है, वो बोला तो कपड़ा बहुत बढ़िया है, अच्छा खराब नहीं होगा. वो बोला तूफान बारिश कुछ भी हो जाए कभी खराब नहीं होगा. अरे आप एक टेंट के दुकान पर जाकर कपड़े की क्वालिटी पूछ रहे हो, तुम सोच रहे हो इससे अपना यूनिफॉर्म सिलाओगे, बट डिड यू डिस्क्लोज द बायर दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू बाय इट फॉर द यूनिफॉर्म. सो बायर को समझ के खरीदना चाहिए था क्या उसके पर्टिकुलर पर्पस फॉर स्टिचिंग द यूनिफॉर्म के लिए वो कपड़ा अच्छा है या नहीं है. सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है. देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन, नो इंप्लाइड वारंटी. सेकेंड क्लास किया है ना, वरना बिल्डिंग खाली कर दो, गली खाली कर दो, शहर खाली कर दो. इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी कानून बताता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा रहता है. सुने थे ना सेकेंड क्लास में. तो कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है कि गुड्स आपके उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सुटेबल होगा. सेलर जी नहीं बोलते हैं बायर जी को. तो ये लैंग्वेज दिख रहा है, ये कैविएट टेम्पटर का इजी लैंग्वेज क्या देखो. इट इज नो पार्ट ऑफ सेलर्स ड्यूटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू गिव द बायर एन आर्टिकल सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. लैंग्वेज मिला. सेलर की ड्यूटी नहीं है कि हम बायर के मन की बात समझ के जो आर्टिकल उससे अच्छा लगे हम वो दे. ऐसा सेलर की ड्यूटी नहीं है. ब्रैकेट किया, लर्न कैटेगरी लिखा. अभी भी बोल रहे हैं जग जाओ, वरना कोई चांस नहीं है. फिर सीए तो आपके लायक है ही नहीं. सीए तो वही लोग कर सकता है जो सिंसियर हो. डीके जी ऑल वेल. हाँ तो डिड यू सी द, तो लिंक आप ही डाल सकते थे, मैं क्लास के बीच में थोड़ी डालूंगा. आप टेलीग्राम में डाल दिए. हाँ तो बस ठीक है, टेलीग्राम से कर लिंक से ज्वाइन द लिंक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी बायर खरीदेगा वो सोच के खरीदेगा. ये लैंग्वेज हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे. देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी, ये लर्न कैटेगरी का, ये एक्चुअली पॉइंट ब्रैकेट किया, लर्न ब्रैकेट किया. देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन दैट द गुड्स विल बी सुटेबल फॉर द क्वालिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस. जब तक तुम नहीं बताओगे क्या पर्पस के लिए चाहिए, ब्रैकेट्स कर रहे हो, लर्न कैटेगरी के ब्रैकेट्स है. अगर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैविएट टेम्पटर, इजी लैंग्वेज बताओ क्या है. इट इज नॉट सेलर्स ड्यूटी टू एश्योर दैट द गुड्स विल बी सुटेबल फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पस. बायर हैज टू एग्जामिन केयरफुली एंड देन बाय द गुड्स. बट टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन दैट द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस विल बी मेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर. कोई ऐसी कम लोग गारंटी नहीं देते हैं. तो अब सुनो, ये एग्जांपल पढ़ो लेडी वाला. अ लेडी बाइज सिंथेटिक पर्ल्स फॉर अ हाई प्राइस थिंकिंग दैट दे आर नेचुरल पर्ल्स. द सेलर डज नॉट करेक्ट द मिस्टेक. वो मन मन में सोच रही थी. हैज शी एनी रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर. आंसर है नो रेमेडी, बिकॉज आपको लगा मिस्टेक, समझते हो यूनिलैटरल मिस्टेक भी अगर यहां पे हम लगा दें, यूनिलैटरल मिस्टेक छोड़िए, lady has no remedy against the seller because doctrine of caveat emptor applies in this case. But agar if the lady had told to the seller, I think they are natural pearls and therefore I agree to buy them at your price, and seller was silent, तब अब seller की ड्यूटी होती है बोलने की कि नहीं नहीं natural pearls नहीं है. अंडरस्टूड दोनों. एक सिंपल एग्जांपल समझ में आया. तो अभी जस्ट क्या शुरू हुआ था, उसी दिन का टॉपिक अगर आप लेट है कि कैविएट टेम्पटर था कि जो बायर है वो सोच के खरीदे गुड्स उसके सुटेबल पर्टिकुलर पर्पस के लिए अच्छा रहेगा या नहीं. 7 मार्क क्वेश्चन है ये. यहीं पर लिखा है एक्सेप्शंस, कॉपी में भी आ गया, अपने जगह छोड़ा क्योंकि एक्सेप्शंस डायरेक्ट आता है कि कैविएट टेम्पटर के एक्सेप्शंस बताइए. और आंसर पता है क्या है, उस दिन जो इंप्लाइड कंडीशंस हम लोग पढ़े थे ना वो सारे क्या है, कैविएट टेम्पटर के एक्सेप्शन. सर हम समझ नहीं रहे आप क्या बोल रहा है. कैविएट टेम्पटर में किसको प्रोटेक्शन मिलता है, सोच के बताओ, बायर को या सेलर को. सेलर को. तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है, बायर को प्रोटेक्शन मिलेगा, सेलर फंसेगा. इट इज ऑलवेज अज्यूम कि सेलर जो माल बेच रहा है वो सेलर का ओनरशिप है.
अगर नहीं हुआ सेलर को बायर पकड़ेगा। अंडरस्टूड? इट इज ऑलवेज एज्यूम कि गुड सैंपल के अनुसार मैच करेगा, डिस्क्रिप्शन के अनुसार मैच करेगा, मर्चेंटेबल क्वालिटी का मैच होगा, पढ़े हो, होलसमनेस होगा ई टेबल्स में, अगर नहीं होगा बायर पकड़ेगा सेलर को। नहीं सर आप तो बोले थे ना कैवियट टेम्पटर में बायर को सोच के खरीदना चाहिए। हम लोग एक्सेप्शंस की बातें कर रहे हैं कि यहां पर एक्सेप्शंस का मतलब लिख देना क्या होता है, लिखो लाइन वर्ड एक्सेप्शंस, हियर बायर इज प्रोटेक्टेड। वरना पहले तुम लोग देखा था आज किसको प्रोटेक्शन मिल रहा था कैवियट टेम्पटर में, सेलर को, पर यहां पर क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, बायर इज प्रोटेक्टेड, हियर बायर इज प्रोटेक्टेड। डिड यू गेट द वर्ड्स? पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना भी जरूरी होता है, कई लोग तो इतने रट्टू होते हैं 1 2 3 4 याद कर लेते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन? ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैवियट टेम्पटर किसको प्रोटेक्ट करता था, सेलर इज प्रोटेक्टेड, पर एक्सेप्शंस किसको प्रोटेक्ट करता है, बायर को प्रोटेक्शन देता है, जो हमने पिछले क्लास में सारे इंप्लाइड कंडीशंस में पढ़ लिए थे। एक वन एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग आज यहां देखेंगे बस। तो सारे इंप्लाइड कंडीशंस आर इनडायरेक्टली एक्सेप्शंस टू कैवियट एम्प्टर। इज इट फाइन विथ एवरीवन? कहां लिखा हुआ है ये, आ जाओ बच्चा पार्टी, पूरा सेम है, लिख लो पॉइंट्स एक बार, ये डिस्क्रिप्शन है। उस दिन हुआ था ये सब वर्ड। होलसमनेस कब होता है, ई टेबल्स में, सैंपल, ये उसी दिन के एक्सेप्शंस है सारे। तो अगर तुमको वो स्टेटमेंट्स मैंने याद करने बोला था, सैटरडे रिमाइंडर्स भी दिए थे, पर आपको करना ही नहीं है ना, अभी भी तुम हॉलीडे मोड में। ये बोर्ड का पढ़ाई जो तुम किए थे ना, बुरा मत मानना, गंदा ही पढ़ाई किए थे। पहले सिलेक्शन तक बिजी थे, फिर लास्ट का जनवरी फरवरी पढ़ लिया, ओसवाल का 2-3 बुक लाके मार्क्स भी आ गए। यहाँ ये सबसे नहीं होता, यहाँ थ्रू आउट द पीरियड पढ़ना पड़ता है, तब जाके आदमी पास होता है। बोर्ड का पढ़ाई से यहाँ इक्वेट मत करना, वहाँ तो 80% पेपर रिपीट होता है पिछले टर्म्स का बोर्ड्स में, यहाँ पे 20% रिपीट होगा, 80% नया रहेगा। तो अनलेस यू आर कॉन्सेप्चुअली सॉलिड यू कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग। लिख रहे हो? हैव वी डन इट? बताओ, तुम बताओ, चैप्टर किया है क्वालिटी और फिटनेस, ये तो क्यों देख के पता चल जा रहा है, क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो सेकंड क्लास किए हुए हैं और घर जाके रिवाइज किए हो, वरना कई लोग DISC में सोच रहा होगा। डिस्क्रिप्शन पूरा क्लास मजा लेके गए हो, सुने हो, बनारसी साड़ी पहने हो, ट्रेड प्रैक्टिस, होलसमनेस, सैंपल, एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला है फ्रॉड वाला, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना कि फ्रॉड करते हो, कोई चीज को छुपा लेते हो, तो बायर का क्या गलती है, ये पढ़ लीजिए। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट, ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, लिखो दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी सारे इंप्लाइड कंडीशंस थे, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके तो ये है कैवियट एम्प्टर। यहां पे मैंने टेक्निक लिख दिया, मोस्ट इंप्लाइड कंडीशंस आर एक्सेप्शंस, मोस्ट इंप्लाइड कंडीशंस आर एक्सेप्शंस।
ओके अब रुको, पीछे जाओ, अच्छा इसी में आओ, एक नोट दिया हुआ है, कैन यू सी दिस नोट? ये रीडिंग कैटेगरी लिखो, इसको लर्न नहीं करना है। अब दूध ला रहे हो, आपने शायद सुना होगा आइसक्रीम के लिए जो दूध यूज होता है वो थोड़ा अलग टोन का मिल्क होता है, नॉर्मल ड्रिंकिंग पर्पस वाला मिल्क अलग होता है। हर मिल्क से आप आइसक्रीम अच्छा क्वालिटी का नहीं जमा सकते। तो तुम गए एक दूध की दुकान में और बोले ये वाला दूध दे दो, दूध दे दो एक पैकेट, वो दे दिया, बाद में आके चिल्लाते हो फालतू दूध है, आइसक्रीम भी नहीं जमा। बोला डिड यू टेल मी दैट यू रिक्वायर इट फॉर आइसक्रीम पर्पसेस? कैवियर टेम्पटर गाली और खा के आया है सेलर से वो, क्योंकि लिखा इफ द गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस देन द बायर मस्ट टेल द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच ही रिक्वायर्स द गुड्स, otherwise this implied condition of fitness will not apply. मिला एग्जाम्पल, मिल्क फॉर आइसक्रीम पर्पस। आपको बताना चाहिए था, बिकॉज मिल्क के तो बहुत पर्पसेस है, कर्ड भी बनता है, दूध भी बनता है, शेक्स भी बनता है। हम एक कॉपी का वेट करने, कॉपी में जाओ लिखो प्लीज, फिर बाद में मत एसएमएस करना नोट्स बनाएं क्या, कैसे बनाएं, ये सब जो क्वेरी आता है ना एकदम मतलब एसिडिटी हो जाता है क्वेश्चंस पढ़ के, स्पेशली एग्जाम के एक दिन पहले। अभी तो पूछ ही सकते हो बच्चे और ट्यूशन ले रहे हो, नोट्स से पढ़ें या कॉपी से? कई लोग तो और गंदा गंदा मैसेज ड्राफ्ट करेगा। इतना पढ़ने से हो जाएगा कि एक रात पहले, एज इफ तुम लाइब्रेरी चले जाओगे आधी रात को। शक था हम पर तो पहले आपको नेशनल लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेना चाहिए था या ऑक्सफोर्ड का। कैवियर टेम्पटर एक्सेप्शंस पेज नंबर डालो, लिख करके प्रैक्टिस करना, 1.25 पेज छोड़ दो, 1.5 पेज छोड़ दो अगर कंजूसी ना हो तो। अभी तक पिछले क्लास की ही टॉपिक चल रही है, तो एक बार मेरे साथ आखिरी बार कैवियर टेम्पटर का पहला लाइन बता दो। इट इज नॉट seller's duty to assure that the goods will be suitable for buyer's particular purpose. Second line, there is no implied condition, no implied warranty that the goods will be suitable for buyer's particular purpose. याद है ना मतलब क्या है? आपको क्या चीज का कपड़ा चाहिए था, you did not disclose to me, then how can you demand it from me now? पक्का? एक्सेप्शन सारे कैवियर टेम्पटर वाले ही आगे, implied conditions वाले आगे, और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, when the seller conceals a defect or is guilty of fraud, then this principle do not apply. A buyer can cancel the contract and claim damages also. आपको ये याद है ना, implied conditions का उल्लंघन होने से आपके पास दो अधिकार होते हैं, cancel the contract plus damages. implied warranty का उल्लंघन होने से सिर्फ damages. तो implied conditions, पीछे जाओ एक बार, उस क्लास में इतना कुछ पढ़े थे आप, यहां कुछ शॉर्टकट है वो सिखा देता हूं, कई लोग को इतना याद नहीं होता कितने सारे implied conditions हैं। टी लिखा, टी डी एस, टीडीएस सुने हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस हम ऐसे याद किए। कौन अनाउंस करता है टीडीएस का रेट्स वेट्स सुना है? जो देश का फिनेंस मिनिस्टर होता है, एफएम बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो फिटनेस वाले पर एफ लगा दिया, मर्चेंटेबल क्वालिटी पे एम लगा दिया। और लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इनकी बातों में वजन होता है, बड़े हस्ती है। वजन को WT वेट बोल सकते हैं, WT होलसमनेस फॉर W, T फॉर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं। TDS लर्निंग टेक्निक, TDS कौन अनाउंस करता है? FM अनाउंस करता है, क्योंकि उनकी बातों में वजन होता है, WT होलसमनेस एंड ट्रेड प्रैक्टिस। तो दीज आर वेज, एंड फिर अदर लॉज भी कुछ ऐड करता है। ब्रॉडली ये तरीका है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कॉपी में भी जाके लिखना। लर्निंग टेक्निक फॉर इंप्लाइड कंडीशंस, TDS FM मिनिस्टर अनाउंस करता है, लिखो, क्योंकि उनके बातों में वजन होता है, लोग फॉलो करते हैं। WT कॉपी में जाके लिखना। TDS का रेट FM मिनिस्टर अनाउंस करता है, उनके बातों में वजन होता है। स्टार्ट राइटिंग। TDS FM मिनिस्टर अनाउंस करता है, उनकी बातों में WT होता है, वेट होता है। देखो सारे पॉइंट्स निकल गए, आपको यहां मिलके मैंने याद भी करवा दिया। टी है इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, देन सैंपल, फिर उसी के अंदर सैंपल एज डिस्क्रिप्शन भी आ गया। क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस, डब्बा के पास थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहे हो, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। एक बार स्क्रीन देखो ना, मैंने कहां कहां क्या ऐड किया एक्स्ट्रा। कुछ सेक्शन नंबर्स भी शोकेस किया हूं, अगर याद हो जाए तो। प्लीज ऑब्जर्व द डब्बा केयरफुली।
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज इंप्लाइड कंडीशंस? दैट बायर कैंसिल कर सकते हैं अगर सेलर सेटिस्फाई नहीं करे। लर्निंग टेक्निक याद लिख दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का रेट फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है क्योंकि उनकी बातों में वजन होता है। स्टार्ट डूइंग इट। डन। एंड अदर लॉज में कुछ और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होगा तो वो भी पिक्चर में आ जाएगा। होलसमनेस मतलब हो गया ईटेबल्स, खाने पीने के सामान में जहर ना हो, ब्रेड में कंकर ना हो, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां ना बिके। गुड, हटा दिया हूं। अभी भी कोई नहीं लिख पाया तो घर में वीडियो पॉज करके लिख लेना। ये देखो, तो मैंने कई तरीके से आपको याद करा दिया। इंप्लाइड कंडीशंस एंड कैविएट एम्प्टर बोथ डन। अब इसी में एक पॉइंट आया, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। इंप्लाइड वारंटीज। इंप्लाइड वारंटीज क्या होता है बच्चा पार्टी? 4 मार्क्स, कॉपी में लिखो। 1 2 आइडेंटिफाई कर लो। 1 2 को तो पहले एक बार, सिंपल है ये। 1 2 आइडेंटिफाई कर लो। और ये किससे रिलेटेड है बताओ? वो जो फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन था ना कि जो सेलर है अज्यूम किया जाएगा वो ओनर है, ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है। मैं समझाऊंगा, इतना लिख के रखो, ब्रैकेट करो। रिलेटेड टू इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। रिलेटेड टू इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। रिलेटेड टू implied condition as to title. Related to implied condition as to title. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, कल एक पीडीएफ डाला था मैंने मैक्रो वाला, जेरोक्स करा लीजिएगा। अगले मंडे से श्योर शुरू हो रहा है। अगले मंडे एंड वेडनेसडे 2 डेज। ये भी कॉपी करो। एनकम्ब्रांस का मीनिंग एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। एनकम्ब्रांस के पास ब्लू इंक से लिखा है एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। कॉपी करिए बायर कैन, ये भी कॉपी करिए बायर कैन। चलिए अब मैं समझाता हूं। हो गया लिखना? सुनो, मैं कोई गुड्स यूज कर रहा हूं, मैं बायर हूं, अचानक पुलिस वाले घंटी बजाए और बोले आपने कहीं से एक बड़ा 1 लाख का एलईडी टीवी खरीदा है ना सेकेंड हैंड? बोला हाँ, वो चोरी का है, हम लोग लेके जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दुख किसके होगा? मेरे को होगा। अब वो तो लेके जाएगा, हम लोग उस दिन भी पढ़े थे कि रियल ओनर हमेशा अपना गुड्स लेके जाएगा। तो बोलता है ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नौबत ही ना आए, बायर जो गुड्स खरीद के लाया है उसके पास वो क्वाइट पोजेशन एंजॉय करे, पैसा देकर लाया है बेचारा, तो ही मस्ट एंजॉय द पोजेशन। ये एक वारंटी के एंगल से दिखा दिया है। ये टाइटल के एंगल से कहां सुना था हमने कि जो सेलर बेच रहा हो वो ओनर हो, भाई चोरी का माल ना बेचे। और अगर बायर खरीद के लाया, इसको इंप्लाइड वारंटी के एंगल से कैसे देखते हैं? द बायर अगर कुछ खरीद के लाया, ही विल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। डिड यू गेट द वर्ड्स? ब्रैकेट किया। Unless contrary intentions appear, क्या वर्ड है? Unless contrary intentions appear. Unless contrary intentions appear.
it is implied that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. ये कब होता है बताओ? जब आप चोर बाजार से लेके आते हैं, वहां पे ऐसी कोई चीज की वारंटी भी नहीं होती है कि आपसे पोजेशन वापस ना लेंगे. यहां हम टाइटल पर नहीं खेला, यहां हम पोजेशन पर खेला. कंडीशन में हम किस वर्ड पर खेला था? टाइटल. तो यही एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है. पुलिस आके ले गए. देखो क्वेश्चन क्यू लिख दिया, तुम भी क्यू लिख दो. मतलब मेरे बुक पे जो लिखावट होती है उसको इग्नोर मत करो कि ऐसे लिख दिए होंगे. क्यू लिखा तुमने भी, ताकि जब तुम कभी पढ़ो बाई चांस. अब इसी से रिलेटेड पॉइंट है. हम तुमको कोई गुड्स बेचा है, हम तुमको एक गाड़ी बेच दिया, मेरा पुराना गाड़ी. उस गाड़ी पर बैंक का लोन था, तो वो तो हमको रिपे करने के तुमको बेचना चाहिए था ना, या बताना चाहिए था. तो अगर आप कोई गुड्स किसी से खरीदते हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन. इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज या एनकम्ब्रांस. मतलब एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन नहीं होना चाहिए ये सामान. हम तुमको अपना पुराना गाड़ी बेच रहे हैं, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मॉर्गेज, इनकम्ब्रांस. मॉर्गेज क्यों नहीं बोल रहा हूं? मॉर्गेज वर्ड हम लैंड बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं जब कोई सिक्योरिटी के रूप में दी जाती है. मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जब कोई सिक्योरिटी क्रिएट रहती है, उसको चार्ज, प्लेज, इनकम्ब्रांस बोलते हैं. नहीं सर, वो तो लोन दिया हुआ गाड़ी आपको बेचा है सेलर. तो अब क्या करेगा बायर? सेलर जी, मेरा ये इंप्लाइड वारंटी है, आपसे हम खरीदे पैसा देकर, आप ही इस लोन को चुकाएंगे. वो आदमी हमको तकादा करने ना आए. बायर कैन आस्क द सेलर टू रिपे द लोन एंड मेक इट फ्री. क्योंकि हम आपसे खरीद के लाए, आई हैव द राइट ऑफ क्वाइट पोजेशन. वो आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है, धमकी दे रहा है कि ले जाएगा हमारे यहां से गाड़ी. एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रांस. तुमको इनकम्ब्रांस वर्ड से प्रॉब्लम है, फ्री फ्रॉम चार्ज लिख दो. चार्ज का मतलब है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. एनकम्ब्रांस का मतलब है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. प्लेज का मतलब है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. वरना कई लोग उल्टा फुल्टा लिख के आता है, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम कुकुम्बर. सर वो आपका बुक में था तो इनकुम्बर. तुम्हारा दांत तुतला रहा है, तुम लिख दो फ्री फ्रॉम चार्ज. एंड अगर कभी नहीं से फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं है, अब क्या करेगा? बायर कैन आस्क द सेलर टू रिपे द लोन एंड मेक इट फ्री. डिड यू राइट इट एवरीवन? 1 and 2 लिखा. कई लोग इतने ढीठे हैं, मैं जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मार्किंग भी नहीं कर रहे होंगे घर में, पेन लेके बैठे नहीं है, सोकर देख रहे हैं और उठ के पेन भी नहीं ला रहे हैं. सर कैसे पता चल रहा है आपको? पता है मेरे को. 1 and 2, डिड यू राइट इट? सच बता रहा हूं, अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा ना, तुम सोचेगा हम समझ गया. चैलेंज है. अनलेस यू आर बोर्ड में 99.95 टाइप का कोई केस है, तब आपको याद रह सकता बिना लिखे हुए भी. अदरवाइज कंसिडरिंग योर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, यू कैन नॉट रिटेन अनलेस यू हैव रिटन दीज लाइंस. भूल जाओगे 1 महीना में. पॉइंट नंबर 3, कोई सामान हम बेचते हैं, आपको फटाका बेचते हैं, वो चॉकलेट बम, रॉकेट और लड़ी बम, ये सब बम, यही सब बम का नाम है ना कैलकट, बाकी जगह भी, तुमड़ी, चक्री. तो उसमें ना कुछ अगर डेंजरस नेचर है, जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कि पहले इतना चोट छीलिए, यही सब वर्ड्स यूज होता है ना. वो जो फटाका में कुछ बोलते हैं ना, इतना उसका वैसे वो चोट छीलिए फिर आग लगाइए. चॉकलेट बम में आप हाथ से कैंडल में लगा के नहीं फेंकते हो, पहले कुछ उसमें से छिलना पड़ता है. हैव यू हर्ड? मैंने बचपन में छोड़ा था. अभी यही सब वर्ड्स यूज होता है कलकत्ता में, तो कि थोड़ा सा उसको ऊपर का सॉकेट हटाइए फिर आग लगा के गिरा दीजिए. तो ये सब इंस्ट्रक्शंस रहेगा. मैं तेजाब का बॉटल बेचता हूं, एक एसिड होता है, आपने सुना होगा, बाथरूम क्लीन के लिए भी यूज होता है. तेजाब का बॉटल बेचता हूं तो उसमें लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, डोंट ओपन द सील नाउ, कैरी इट इन अपराइट पोजिशन. पर तुम क्या किए? तेजाब का बॉटल बेच रहे हो खुला शीशी में. जस्ट इमेजिन, गिरिराज तेजाब का बॉटल हाथ में लिया और माधुरी दीक्षित का तेजाब मूवी का ही गाना गाते गाते बॉटल को कैच कैच खेलते खेलते ला रहा था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका सुंदर चेहरा छाई कलर का पड़ गया. एसिड निकल के आधा चेहरा इसका जी हॉरर शो जैसा बना दिया. तो दुकानदार को भी झाड़ा है बाद में जाके, ऐसे पूरा अपना चेहरा लेके, बोलना तो चाहिए था इसमें डेंजरस नेचर है, इसका कैप टाइट नहीं था. अब देखिए हमारा माथा का कैप का हालत क्या हुआ है, इधर पे भी पूरा हेयर फॉलिकल्स भी डैमेज हो गए. तो डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स अगर होता है तो सेलर मस्ट वार्न द बायर, हैंडल विथ केयर. कांच का सामान जब बेचते हैं ना तो उसमें लिखा रहता है कि टूट जाएगा, हैंडल विथ केयर. 3 लिखो. दिस वाज द 3rd पॉइंट. एंड 4th पॉइंट, कई बार ट्रेड प्रैक्टिसेस से कुछ कुछ इंप्लाइड वारंटीज अबाउट क्वालिटी और फिटनेस ऐड होती है. जैसे इंडिया में शर्ट का स्मॉल साइज मेन के लिए 38 माना जाता है, मीडियम साइज विल बी 39, फिर 40, एक स्टैंडर्ड साइज है इंडिया में. अच्छा, हर कंट्री में अलग है.
हर कंट्री में अलग है। मैं जापान में लार्ज माना जाता हूं क्योंकि जापानीज लोग बहुत छोटे स्लिम, मतलब आई एम ऑल्सो इल फिट इन जापान। अब तुम बोलोगे नहीं सर, और जो हम और मोटे मोटे लोगों को देखे उन लोग का कोई फिट ही नहीं है जापान में। जापान में, चाइना में आई एम इन लार्ज कैटेगरी। जब हमको जापान से कुछ मंगवाना होता है तो हमको लिखना पड़ता है लार्ज वाला टी शर्ट लाना। इंडिया में जब लेता हूं मेरे को स्मॉल भी आ जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो यहां पर ट्रेड प्रैक्टिसेस में अगर जस्ट इमेजिन स्मॉल साइज में कोई दे दे एकदम लार्ज साइज का फिट, तो बोलेगा नहीं क्या दिए हैं, स्मॉल लिखा हुआ है और ये तो फिटिंग देखिए आप इस कपड़ा का। तो दैट इज ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी कुछ कुछ इंप्लाइड वारंटी और फिटनेस ऐड हो जाते हैं। ये हम लोग उस दिन भी पढ़े थे। तो कितने इंप्लाइड वारंटीज है? 4। एक बच्चा बोलता है यही आ जाए एग्जाम में। एग्जाम में पता है कई लोग क्या करते हैं, पूछता है मेंशन एंड एक्सप्लेन इंप्लाइड वारंटी। बच्चा लिख के क्या आ जाता है बताओ? इंप्लाइड कंडीशन। ओ घर का फोन, इसमें कौन सिंक कर दिया? ओके, सो याद रखिएगा एग्जाम में क्या आता है, इंप्लाइड वारंटी, एंड दे स्टार्ट आस्किंग एंड दे स्टार्ट राइटिंग इंप्लाइड कंडीशंस। ध्यान से पढ़ना। लर्निंग टेक्निक देखो, इंप्लाइड वारंटीज का लिखो लर्निंग टेक्निक। डी पेट, सोचो पेट क्यों बोला मैंने? पोजेशन, एनकम्ब्रांस, ट्रेड प्रैक्टिस, डेंजरस नेचर। डी पेट इज अ बेटर थिंग। लिख भी दो, ये सब याद नहीं रहेगा बाद में, लिख दो। डी पेट। ओके, श्योर एवरीवन इन द बैच? सो इंप्लाइड वारंटीज मिल गया, इंप्लाइड कंडीशंस मिल गया, और अभी कभी इन दिनों घर में हर दिन शाम को इसको और याद करना भी शुरू कर देना। अब शुरू करते हैं आज का क्लास। प्लीज कम, कॉपी में जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.23 कॉपी में जाके हेडिंग लिखो, टाइम ऑफ ट्रांसफर। कब ट्रांसफर होता है? अच्छे से सुनना, अच्छे से लिखना। कॉपी में हेडिंग लिखो टाइम ऑफ। कई लोग अभी भी नहीं लिख रहे हैं घर पे बैठे हुए। देखिए घर से क्लास करना खराब बात नहीं होता, जेन्युइनली। अगर मेरा घर का कोई बच्चा सीए कर रहा होता, हम भी बोलते जाना ही नहीं है, घर से करो। जेन्युइनली पढ़ाई में अगर कोई अच्छा हो, टाइम बचता है, बहुत अच्छा हो, आप अच्छे हैं तो आपको यहां आना चाहिए। जो बहुत अच्छे वाले होते हैं जिसको देखते क्रिश टाइप के याद हो जाता है, दे शुड डू फ्रॉम होम, दे शुड नॉट ट्रैवल, इट सेव्स टाइम। बट इफ यू नॉट राइटिंग दिस तो घर से करके भी तबाह कर लोगे। प्लीज राइट टाइम ऑफ, कॉपी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लिख देना। एवरी टर्म एक यहां से केस स्टडी आता है, एवरी टर्म यू गेट क्वेश्चंस ऑन दीज। सीएमए में पता क्या जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंप्लाइड कंडीशन। तो उसमें 3 इंप्लाइड कंडीशन दे देते हैं, एक इंप्लाइड वारंटी दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए था कौन सा वारंटी के अंदर आता है, कौन सा कंडीशन के अंदर आता है। तो फिर आइडेंटिफाई, या पूछ देते हैं चूज द ऑड वन आउट। 3 इंप्लाइड वारंटी कोट कर देते हैं एक एक लाइन, एंड चौथा में इंप्लाइड कंडीशन। तो इंप्लाइड कंडीशन क्या हो जाएगा उस बंच में? ऑड वन आउट। सो क्वेश्चन है, ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाती है? टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाती है? 9.23। तो लुक एट द स्क्रीन्स, पहले सिर्फ समझो। तुमको याद है फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ वर्ड यूज किया था, स्पेसिफिक गुड्स, याद है? कॉपी मत करना अभी। स्पेसिफिक गुड्स में कब माना जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर, अभी सिखाऊंगा। अनसर्टेन गुड्स में कब माना जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर है, मैं सिखाऊंगा। अब स्पेसिफिक गुड्स के अंदर भी 3 सिनेरियोज है। स्पेसिफिक गुड्स अगर एकदम रेडी है, शोरूम से आप यहां बाहर ले जा सकते हो, तो कब माना जाएगा? कॉपी करिए।
एक ऐसा एरो, तीसरा एरो भी बना दो। तो स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स, मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। एक बात बताओ ना, ओनरशिप ट्रांसफर इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट दिन बताया था एक लाइन, रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप, कि आखिर अगर गुड्स को कुछ हो जाए तो किसका रिस्क है, कौन खर्चा बियर करेगा? जिसका ओनरशिप है। इसीलिए टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट होता है। तीनों एरो बनाया आपने। अब एक क्वेश्चन आता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहने का मतलब पार्टीज क्या चाहते हैं। हम सपोज तुमको गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, पता हम तुमको क्या बोल रहा है, सुनो गुड्स तो हम तुमको डिलीवरी दे रहा है, पर तुम बोल रहे थे अभी पैसा है नहीं, पैसा तुम अगले महीने के 2 तारीख को जब दोगे ना तब ओनरशिप मानेंगे तुम्हारा है। अगर हम ये लाइन लिख दें तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ? 2 तारीख को। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले कि ओनरशिप कब ट्रांसफर करना है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई तारीख लिख दिया गया है या कुछ सिनेरियो लिख दिया गया, वी हैव टू फॉलो दैट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है तब ये मेरे चार्ट पिक्चर में आएंगे, दीज रूल्स विल कम इनटू पिक्चर। यानी फर्स्ट पॉइंट भी नीचे मत देखो, व्हेन वी विल कंसिडर दैट द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, एंड इफ नथिंग इज रिटन देन इट डिपेंड्स। अगर स्पेसिफिक गुड्स एंड डिलीवरेबल स्टेट है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, मोबाइल का एक बॉक्स आइडेंटिफाई किया, ये वाला दे दीजिएगा ना, मुझे उन्हें गिफ्ट देना है, आज 13 फरवरी है, पेमेंट कर दिया, पर सुनिए ना रखिए अभी आप ही के पास, घर लेके नहीं जाएंगे, वो देख लेंगे, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, मैं 14 तारीख को दोपहर में लूंगा पार्टी में जाने के पहले। सुना स्टोरी? स्पेसिफिक गुड्स था, डिलीवरेबल स्टेट, मोबाइल में तुम कुछ करता है क्या अलग से निकाल के? नहीं, पूरा रेडी है, बस तुमको खोल के दिखा देगा, सील पैक्ड खोल के अनसील कर देगा। तो अगर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट होता है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई प्रॉब्लम हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपी मत करना। स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी के दुकान में गए, ये वाला गाड़ी हम खरीद रहे हैं आपसे अभी का भी, बोले हाँ सब रेडी है, पर सुनिए ना टायर पंक्चर हुए हुए हैं, आप कल तक का टाइम दीजिए, चारों टायर पंक्चर हैं तो वो हम ठीक करा के आपको कल दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर हो गया है। स्पेसिफिक गुड्स था ना, ये वाला गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी में 4 गाड़ियां पड़ी हुई, ये वाला गाड़ी दे दीजिए। स्पेसिफिक गुड्स है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? लॉजिक बता दो। व्हेन द गुड्स आर, वेरी गुड, पुट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द सेलर कॉल्स द बायर या मेल्स द बायर या इन्फॉर्म्स द बायर, हाँ रेडी हो गया आके ले लीजिए। दोनों चीज देखना है। एक बार क्या हुआ पता है, सेम एग्जांपल, सेलर की दुकान में आग लग गया, फिर वो बायर को फोन करता है, वो आपका टायर पंक्चर ठीक करवा दिए थे और वो उसके बाद आग लग गया, आपका लॉस। बोला आप मेरे को इन्फॉर्म तो नहीं किए थे तब तक। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, अभी रटवा नहीं रहे, पहले लॉजिक समझ में आया, गाड़ी वाला। और एक ये चेयर में पोदार कोट एरिया में ऐसे चेयर्स मिलते हैं, नीचे व्हील्स लगा हुआ है, हमको हटाना है। पिछली बार मैं से गोल गोल घूम रहा था, गुलाटी खा के गिर गया, सिलाई आ गया, स्टिचेस आ गया, पसंद कर लिया, वेरी गुड चेयर, पर आप है ना व्हील्स हटा के दीजिएगा। वो बोला कल तक हटेगा व्हील्स, आज मिस्त्री एब्सेंट है, ठीक है आप रेडी कर दीजिएगा, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसके यहाँ से फोन आता है सीधा, सुनिए आपका व्हील्स हट गया था। बोला अच्छा, उसके बाद आग लग गया, आपका लॉस। हाँ नहीं, आप मानते हैं इट वाज नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? व्हेन दे आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। हाँ सर हो गया था ना व्हील्स रेडी, एंड द बायर हैज बीन इन्फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? जस्ट इमेजिन, ये क्या नाम था, अभिषेक, ये एक पैंट खरीदा है शॉपर स्टॉप से, आज नहीं फटेगा, हर समय ऐसा थोड़ी होगा। अभिषेक पैंट खरीदा है शॉपर स्टॉप से, लंबा था, ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है और बोला कल मिलेगा। कल फोन आता है एक लेडी ऑपरेटर का, हेलो अभिषेक, यस हु आर यू, बैड न्यूज, नो नो योर वॉइस इज गुड न्यूज, टेल मी हु आर यू। बोलता है योर
पैंट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गया आपका पैंट, जो ऑल्टर होने गया था वो पैंट जल गया है, कौन बेयर करेगा लॉस? शॉपर स्टॉप, बिकॉज दे उनके ये बोला क्लॉज लिखा हुआ था, आफ्टर गेटिंग इट रेडी प्लीज कॉल मी, आई विल कम फॉर कलेक्शन। तो तुम ये मत सोचना डिलीवरेबल स्टेट में आते ही ओनरशिप ट्रांसफर होगा, बायर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। इजी लग रहा है? तो एक मिनट, चलो पूरा बैच को याद करवा दिया है। व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर्स, नंबर वन, एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इन अदर केसेस it depends. If specific goods are in deliverable state, ownership transfers immediately. If specific goods not in deliverable state, ownership transfer when the goods are put in deliverable state. Wrong. Very good batch. And the buyer has been informed. Third case, in deliverable state. Sir, पगला गए हैं, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, पूरा पढ़ो। रेडी है, आप एक ज्वेलरी शॉप में गए, रेडी था रिंग, but seller is bound to weigh, measure, ताकि उसका वैल्यूएशन पता लगा सके। सेलर को क्या करना था? उसकी मेजरमेंट के लिए, उसका वैल्यूएशन के लिए, टू डिटरमिन द प्राइस, कुछ स्टेप्स लेने थे। तो ओनरशिप कब तक ट्रांसफर नहीं होगा? जब तक वो स्टेप्स ना लिए जाएं। हाँ डायमंड रिंग, हाँ हाँ आप खरीद रहे हैं ना, हाँ हाँ खरीद रहे हैं। 10 मिनट आके बाद बोलता है हम उस रूम में ले गए थे वो डायमंड रिंग और उसमें आग पकड़ लिया, जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरा गलती नहीं है, अभी तक प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ ना। जब तक प्राइस डिटरमिन वाला स्टेप्स आपने नहीं लिया है, वो अभी भी किसके रिस्क में आएगा? सेलर का। एक बेस्ट एग्जाम्पल, वापस क्या नाम था? अनुराग, अभिषेक, ये 10 पैंट पसंद किया है, कुछ तो होगा तुम्हारे पैंट के साथ। तो देखिए 10 पैंट शॉपर स्टॉप में पसंद किया है, सेल का टाइम है, देखो उठा के ऐसे आयरन वाला की तरह उठा के ले गया, कैशियर के पास बोला दिल से पसंद किए हैं, बिल बनाइए ना। ओके, तो बिल कैसे बनता? अगर तुम शॉपर स्टॉप पर गए, उन लोग एक बारकोड फ्लैश करता है तुम्हारे उस टैग पर, आवाज आता है टू टू, और बिल एंटर होते जाता है। ये दिया है, ओके, डिलीवरेबल स्टेट में था, पैंट तो ले जा ही सकता था प्राइस देकर, बट सेलर अभी क्या करेगा? बारकोड फ्लैश कर करके क्या करेगा? प्राइस डिटरमिन करेगा। अचानक क्या हुआ? लाइट चला गया, थोड़ा फिल्मी एग्जांपल है, वो मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती इसके पैंटों पर गिर गया, जल गया सारा पैंट। ओनरशिप किसका है? अभी भी सेलर का ही था, नहीं सर डिलीवरेबल स्टेट में था ना, पर सेलर को कुछ वो बारकोड से प्राइस वाइज डिटरमिन करना था, जब तक वो हरकत ना हो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो वापस बता दो, बहुत इजी कर दिया। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? स्टेप नंबर 1, सर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड इट डिपेंड्स। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट में होने से इमीडिएटली, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट में कुछ हो जाने से, और ये इन डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, डू समथिंग टू डिटरमिन द प्राइस। ये कॉपी हुआ? हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट, अगर आप स्लो हैं, फिर हम आपको पैराग्राफ पढ़ाएगा, इजी लगेगा। टुमारो ऑल्सो आई हैव माई क्लास एज पर शेड्यूल। टुमारो आई हैव, मैं अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शहर में नहीं रहूंगा, सैटरडे भी मैं नहीं लूंगा, तो मैं फ्राइडे एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। श्योर? आओ, कॉपी मत करना, कॉपी नहीं, पहले देखो। In case of specific goods, property is transferred to the buyer at the time when parties to the contract intend it to be transferred. जो हम बोला था ना, parties का contract में intention लिखा होगा। Intention is found on the basis of terms of contract, conduct of parties, circumstances of the case. Unless a contrary intention appears, मतलब कुछ अगर क्लैरिटी नहीं है और कुछ और हो, then the following rules are applicable. हम यही समझाया था ना, ऊपर अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो फिर ये रूल्स अप्लाई करते हैं। अब मार्किंग वार्किंग लो, चलो आ जाओ, पूरा ऐसे जैसे हम लिखा है।
1 2 3 लिखा, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1, ये रूल 1 है। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एक लाइन का आंसर क्या है? प्रॉपर्टी पासेस एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। मोबाइल फोन का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ब्रैकेट कर लो बस फर्स्ट लाइन। बहुत पॉपुलर नंबर है ये 19 वाला, 19 20 21 22, ये सब बहुत पॉपुलर नंबर्स है। ऑल डन। थोड़ा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा घर पर भी, ब्रैकेट जरूर करिएगा। ब्रैकेट वाले लाइंस लर्न करने पड़ते हैं। कई लोग जो मैसेज करते हैं कौन सा लाइन लर्न करें, मतलब क्लास नहीं की हो। अब जब नहीं पढ़ना होता है तो गंदे गंदे बहाने भी मिल जाते हैं, ऐसे ही लर्न करना होगा, हाँ ऐसे ही करना होगा, क्योंकि जैसे हम तुमको स्वच्छंदता और फ्रीडम देगा, तुम तौबा तौबा लॉ लिख देगा। जैसे इसमें लिखा है प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तुम्हारा वर्ड सुनना है, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन पेमेंट इज मेड। सब अपना वर्ड्स में फेल हुआ है, नहीं होना अपने वर्ड्स में फेल। कॉन्ट्रैक्ट बोला मैंने, पेमेंट नहीं बोला यहां पर, हटा दू। नेक्स्ट पेज, रूल 2 ब्रैकेट किया, ये जोन देखो अब अच्छा लग रहा होगा क्योंकि तुमको पहले समझा दिया हूं मैं। एंड 1 और 2 दो कंडीशन है, कई लोग बोलने से भी नहीं लिख रहे हैं घर पर। ये चेयर वाला एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने। जीन्स किसका था? अभिषेक का जीन्स। अरे बाबा धर कटा भूत, बॉडी का है इसका। चेयर, फिर कार का एग्जाम्पल भी दिया, टायर्स पंक्चर थे तो पहले पंक्चर वंक्चर ठीक करेगा, फिर डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा। 3 एग्जाम्पल दे दिया। एंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 एंड 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फिर ये हो रहा है ना, कॉपी हो गया। डिलीवरेबल स्टेट एंड वर्ड लिखा ब्लॉक लेटर्स में, तुम अलग अलग पेन क्यों नहीं यूज करते हो? या 1 और 2 तो लिखो बाबा, 1 और 2 देखो, देख के भी नहीं दिख रहा है तुम लोग को। पॉइंट नंबर रूल 3, ये देखो, आओ आओ, मैंने कई ब्रैकेट्स किया है। शॉपर स्टॉप बारकोड एग्जाम्पल, ज्वेलरी शॉप एग्जाम्पल, याद रहेगा बच्चा पार्टी? स्टार्ट ऑब्जर्विंग। वापस से तीनों रूल्स को अभी याद कर लो, वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। सीएमए वालों के क्या आता है, जैसे 1 एक पॉइंट दे देगा, 2 दे देगा, थर्ड में लिखेगा बोथ ऑफ द अबव, तो बोथ ऑफ द अबव को टिक करना होगा। इसलिए थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। लिखा बारकोड के पहले ही सामान चोरी हो गया। ज्वेलरी शॉप में वो डायमंड जो है, क्या हुआ बताइए, उसमें आग पकड़ लिया या चोरी हो गया बिफोर द वैल्यूएशन। तो सब में कॉमन लाइन देखा था आपने, बायर हैज नोटिस ऑफ इट, ऊपर भी आया था क्या? देखो बच्चा पार्टी, बायर हैज नोटिस ऑफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिड यू गेट इट? बायर हैज नोटिस ऑफ इट, ऊपर भी था यहां पर भी है, बायर हैज नोटिस ऑफ इट। 1 2 जरूर लिखिएगा ध्यान से।
डन, लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत फेमस एक एमसीक्यू या क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है टाइल्स लगते हैं फ्लोर पर जो पुराने बिल्डिंग होते हैं ना, उस पर टाइल्स कई बार मना कर देते हैं लोग कि ऑलरेडी बिल्डिंग कमजोर है, तो उस पर ना एक प्लास्टिक कोटेड शीट लगता है जिसमें टाइल्स के डिजाइन बने हुए होते हैं एज इफ कि वो टाइल्स लगे। तो एक ये जो इसको कारपेट बोलते हैं कि आपके पुराने फ्लोर पर वो कारपेट बिछा देते हैं, और इसमें नियम क्या होता है कि पूरा रोल आपके यहाँ भेज देते हैं और उनको आपको उन लोग बोलते हैं आपका फ्लोर का मेजरमेंट जितना आएगा हम लोग उतना ही पैसा लेंगे। पूरा उन लोग ज्यादा मोटा एक रोल भेज देते हैं, आपका फ्लोर का जितना रोल लगेगा आपके फ्लोर पर उतना का ही पैसा आपको देना है। तो यहां क्या हुआ, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड, carpet was delivered to that company's premises but was stolen before it could be laid. It was held carpet was not in deliverable state as it was not laid and hence the property has not passed to the buyer. कि अभी भी वो सेलर की ही जिम्मेदारी ना मानी जाएगी। एक तो वो अभी तक लेट डाउन नहीं हुआ है, जब तक वो लेट डाउन नहीं होगा हम प्राइस भी नहीं पता लगा पाएंगे ना कि कितना स्क्वायर फीट का चार्ज करना है। ये बहुत गंदा क्वेश्चन था, अगर इसका हिंदी मीनिंग नहीं समझे होते तो सोचते रह जाए कारपेट 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 क्या होता है। वो उस टाइल्स वाला कारपेट का बात हो रहा था कि हम आपके यहाँ लगा देंगे, मेजर कर लेंगे, वैल्यूएशन आ जाएगी, पर अभी तो लगा नहीं, उसके पहले आपके कंपाउंड से चोरी हो गया। तो यह रीडिंग किया हुआ होना चाहिए था सो दैट यू कुड शेप योर माइंड इन द एग्जाम। तो आज मैंने ना आपको एक बनाया था कुछ, देखो इधर आओ बच्चा पार्टी, स्पेसिफिक गुड्स, इसीलिए बोला था फर्स्ट क्लास में वर्ड्स बार बार आएंगे सिलेबस में। स्पेसिफिक गुड्स में डिलीवरेबल स्टेट होता है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट होता है, एरो बन गया डिलीवरेबल स्टेट, बट कुछ प्राइस डिटर्मिनेशन का काम पेंडिंग है। अब देखो अनसर्टेन गुड्स में व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, सोचना। तुमको अनसर्टेन गुड्स का एग्जांपल याद है, सीमेंट बैग्स बहुत सारे गोडाउन में पड़े हैं, उस 10,000 बैग में से आपके लिए 100 बैग अलग किए जाएंगे, असर्टेन अलग किए जाएंगे। तो अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। सपोज 30 क्विंटल ऑफ ऑयल मेरे पास पड़ा है, कितना स्टॉक है मेरे पास, तुम खरीद रहे हो मेरे से 10 क्विंटल ऑफ ऑयल, तो ये भी कौन सा सेल हो गया, अनसर्टेन गुड्स में से सेल हो रहा है। यहां पर लॉजिक बता दो, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब गुड्स आपके लिए असर्टेन होगा, आपके लिए डिलीवरेबल स्टेट पे आएगा, फिर आपके लिए पैक होगा, फिर आपको भेजा जाएगा बिना शर्त के। कई बार क्या होता है पता है, आप अपने ड्राइवर को बोलते हैं जा बल्लो ये 10 क्विंटल ऑयल उनके यहां लेके जा, हाँ बाबू बल्लो माल उतारना मत जब तक वो चेक नहीं दे, माल उतारना मत जब तक आप वो कैश ना दे। तो जब तक अगर तुम ऐसा कंडीशंस अटैच कर दियो डिलीवरी के साथ तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब आप अनकंडीशनली माल को असर्टेन करके उसे पैक कर देते हो डिलीवरी के लिए, अनकंडीशनली एंड दे देते हो एक कैरियर को या उस आदमी को डायरेक्टली, तब माना जाता है ओनरशिप ट्रांसफर होगा। तो अनअसर्टेन गुड्स में एमसीक्यू में आता है कि व्हेन इज ओनरशिप पासिंग, व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड, मतलब आपके लिए अलग किया गया, एंड अनकंडीशनली, मतलब कोई स्टेप की शर्त ना हो कि पहले उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने बोलना तब पेमेंट तब डिलीवरी देना। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, यहां अप्रोप्रिएटेड का मतलब है एक फाइनल शेप प्रोडक्ट को देने के लिए पैकिंग वैकिंग हो गई बिना कोई शर्त के। समझ में आया किस शर्त की मैं बात कर रहा था, दैट आई हैव सेंट द गुड्स टू द बायर बट आई हैव रिजर्व द राइट। तो कोई रिजर्वेशन मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए कि पेमेंट मत देना, सॉरी डिलीवरी मत देना जब तक पेमेंट ना आए, जब तक चेक ना आए, जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक्सेप्ट ना करे। ऐसे कंडीशंस लगाने से वो कंडीशनल हो जाता है। तो अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर के दो ब्रॉड कंडीशंस हैं। कहां है वो ब्रॉड कंडीशंस, आओ ना, सेक्शन 18 एंड 23 बोलते हैं। लर्न पॉइंट 1 है ये भी, ब्रैकेट किया। In case of uncertain goods, property is not transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained and unconditionally appropriated. What is the meaning of unconditionally? Star लगाया।
अनकंडीशनली अभी हम समझाया था आपको। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है? पैकिंग, फाइनल शेप देने के लिए प्रोडक्ट को अलग करना। अब इन लोग मीनिंग समझा रहा है, देखो मीनिंग ऑफ असर्टेनमेंट, रीडिंग कैटेगरी है, पढ़ो। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के गुड्स जो तुमने मांगे थे, तुम्हारे क्वालिटी के गुड्स अलग सेट असाइड किए गए हैं, दिस इज असर्टेनमेंट। ये लर्न कैटेगरी का ही होगा कि तुम असर्टेनमेंट का मीनिंग समझा रहे हो। गुड्स एज पर योर डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड अपार्ट। तुमको सच में नहीं लगता है पूरा एग्जाम्पल का खेल है? तुमको अगर हम वो अच्छा धांसू एग्जाम्पल नहीं देता, व्हील चेयर वाला, टायर वाला, इसका पैंट का ऑल्ट्रेशन वाला, समझ में नहीं आता कि थ्योरी बोल क्या रहा है। तो जितना एग्जाम्पल सुनोगे उससे आप थ्योरी याद कर पाओगे। ब्रैकेट किया, लर्न कैटेगरी लिखा, लर्न हटा दूं? ये देखो ऑयल वाला एग्जाम्पल जो हम दिया था, हम हिंदी में बोला था या इंग्लिश में लिखा हुआ है? तो मैं वापस उसको रीड आउट नहीं करूंगा आपको, हम लोग इंग्लिश क्लास के लिए नहीं मिले। हटा दूं? अगले पेज में आओ, इधर पर लर्न, ये तो अलग से क्वेश्चन आता है। मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन हम समझा चुका है, तुम पूरा इसको कॉपी करेगा समझ के। चलो धीरे धीरे पढ़ो, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी सब मिल जाएगा, जो जो मैंने बोला ना सब मिल जाएगा। स्टार्ट रीडिंग, पहले रीडिंग कर लो फिर मार्किंग करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब भी वही है कि फाइनली सिलेक्ट किया गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पैकिंग। और ये जो पैकिंग करते हैं ये दोनों के कंसेंट से होता है कि आपका गुड्स रेडी कर दूं, हाँ हाँ रेडी करके भिजवा दीजिए। जैसे आप सब्जी बाजार जाते हो, सपोज एक आदमी सिर्फ आलू बेचता है, तो बहुत सारे आलू पड़े हैं, भैया 2 kg आलू देना, उसको बोलते हो ना भैया 2 kg आलू देना। अब कि जो अलग वो कई बार क्या होता है, बिजी होता है, वो आपको छबड़ी फेंक देता है। प्लीज सुनो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आलू आप ही अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमको चंद्रमुखी आलू चाहिए या ज्योति आलू चाहिए, आप अलग कर रहे हो, किसके कंसेंट से अलग कर रहे हो? उसके कंसेंट से, यानी दोनों मिलकर कंसेंट, भैया 2 kg आलू, हाँ आप पसंद कर लीजिए। या मौसम्बी भी जब उठाते हो तो आप थोड़ा देख देख कर पतला छिलका वाला मौसम्बी उठाते हो ताकि टेस्टी हो, या पूरा दागी उठा के घर ले आके मार खाओगे फिर। तो दिस इज पैकिंग के लिए यू आर सिलेक्टिंग द गुड्स। ये जो लैंग्वेज है ना, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है अनसर्टेन गुड्स के अप्रोप्रिएशन के लिए? आपके डिस्क्रिप्शन के अनुसार होना चाहिए, क्वालिटी के अनुसार,
डिलीवरेबल स्टेट, और डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा बताओ? पैकिंग के बाद। अब ऑयल ला रहे हो, हाथ में ऑयल लाओगे क्या? बार बार भैया थोड़ा सा पहले देना, भर के आता अपना गाड़ी में, और देना भैया थोड़ा सा और भर के आता है। आप पैकिंग डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे, पैकिंग करवा के। इट मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। क्या शब्द लिखा है, प्रैक्टिस करना घर में। अभी मीनिंग समझाया था, बिना शर्तों के आपने पैकिंग करके इंस्ट्रक्शंस दिए हो। फॉर डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट विदाउट रिजर्विंग, ये वर्ड लर्न करना होगा, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ओवर ओनरशिप एंड डिलीवरी। मतलब सर शर्त वर्त लगा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज पहले वो एक्सेप्ट करेगा, ट्रक वाले को बोला है, फिर उसको डिलीवरी देना। और ये पॉइंट 456 वापस से सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई है। मेन पॉइंट 3 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करो लैंग्वेज को, कि जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा हम वो गुड्स का डिलीवरी रोक के रख सकते हैं। पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस, सारा हो गया कॉपी? डू इट प्लीज। 6 के 6 रटने पड़ेंगे। ये जो आप अलग कर रहे हैं, कई बार आलू वाला खुद अलग करता है बायर के कंसेंट से, कई बार बायर अलग करता है आलू को विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। ये है पॉइंट रोमन 4। और कई बार एक्सप्रेस और इंप्लाइड होता है, वो सिर्फ छबड़ी गिराया है, बोला भी नहीं अलग करो। पर वो छबड़ी क्यों गिराया है? सर कैच कैच खेल रहे थे हम लोग, फालतू का बात। छबड़ी गिराने का मतलब है कि आप ले लीजिए, अलग कर लीजिए। ओके। असेंट मे बी डन बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। कई बार क्या होता है, आप सब्जी वाला के जाते हैं ना, छबड़ी पड़ा रहता है, आप खुद ही अलग करने लग जाते हैं। सर चोर है ये आदमी। चोर नहीं है, वहां चलता है। अलग करके बोलते हो भैया हमारा ये वजन कर दीजिएगा, हम 2 kg आलू लिए, तो आज सब्जी खरीदो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। छबड़ी पड़ा है तो आप उठाने नहीं शुरू कर देते हो, चोर थोड़ी हो। शोरूम में जाके मोबाइल उसके शेल्फ से नहीं उठाते हो, भैया मोबाइल, बोलिए क्या चाहिए आपको। पर कुछ कुछ जगह ये सब चलता है, अनसर्टेन गुड्स में, इतना होलसेल मार्केट में आप अलग करके बोल देते हो ये भैया बिलिंग कर दीजिए। बिल ऑफ लेडिंग टेकन इन सेलर्स एजेंट नेम। जब आप किसी को शिप से सामान भेजते हो तो बायर के एजेंट के नाम में लेना चाहिए था ना। अगर आप सेलर अपने ही एजेंट के नाम में बिल ऑफ लेडिंग भेज रहा है, मतलब कि वो रिजर्व कर रहा है राइट ऑफ डिस्पोजल। इसको समझाया है यहां पर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल अंटिल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एग्जांपल पेमेंट। कॉपी करो, सब हो गया कॉपी। ये सब पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब है डिलीवरी विल नॉट बी गिवन टू द बायर बाय द कैरियर अंटिल सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये 6 के 6 लर्न करना शुरू कर दीजिए। तो अब वापस अगर पूछो अनसर्टेन गुड्स में कब माना जाता है ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, एक लाइन बता दो। व्हेन द गुड्स आर असर्टेन एंड अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हैज 6 स्टेप्स, 6 पॉइंट्स। 5 लिखोगे तो भी चलेगा, पर पॉइंट 1 2 3 मत भूलना। 1 2 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सर हम 4 5 6 लिख के आया है, वो आइसिंग ऑन द केक। पर केक का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज 1 2 3। डन एवरीवन? मिला बच्चा पार्टी? हम वापस टाइम दे रहा है, लिख लीजिए। अब शायद सब इजी क्लास है, यही बस एक्चुअली में सबसे हार्ड पार्ट था सिर्फ। सेकंड क्लास से भी ज्यादा, थर्ड वाज आल्सो डिफिकल्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आर वेरी इजी। हटा दूं? So this week our SOGA is also getting finished. Next once I come back we'll start partnership LLP. So I think syllabus अच्छे स्पीड पे चल रहा है। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो बचा हुआ है वो उठाना है, एंड लास्ट में कंपनी लॉ उठाएंगे अगले के अगले मंथ। इजी है वो कंपैरेटिवली। तो वंस योर कॉलेज ओपन्स यू विल नॉट बी ओवरबर्डन्ड, एकदम फ्री रहोगे मेरे तरफ से। एंड देन आई विल गिव माई एक्स्ट्रा क्लासेस टू अदर सब्जेक्ट टीचर्स so that they can complete. हटा दूं? लंबा सांस। होमवर्क लिखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज ही पढ़ लेना अगर ईमानदारी हो। आंसर भी लिखा हुआ है। अच्छा कॉपी में ये लिख दिया था, ये अनसर्टेन गुड्स का पेज ये लिखो तो कॉपी में जाके। डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, कई लोग मैसेज करते हैं हम लोग पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर कब करेगा दूसरा कोचिंग सेंटर की तरह। उन लोग शायद पहले बताते नहीं होंगे, पहले टॉपिक पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन वापस करवाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, सिलेबस फिर लास्ट में कंप्लीट नहीं होता। पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे बहुत कुछ। तो लिखिए क्वेश्चन 5 मार्क्स। व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? 5 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ, कॉपी मेंटेन अगर कर रहे हैं, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ
appropriation of goods. What are essentials of appropriation of goods? लिखा. नेक्स्ट टॉपिक कॉपी में लिखो. वेरी इंटरेस्टिंग. हेडिंग कॉपी करो. वेरी फेमस, इंस्टीट्यूट का फेमस है ये, हर टर्म में आता है, एवरी एग्जाम. सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24. पेज नंबर भी बैठाना कॉपी में. सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, पेज नंबर सो एंड सो. कल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आज कोई एब्सेंट है तो भी आ पाएगा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही. सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस. टुडे आई विल गिव यू अ टेस्ट पेपर ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट. मंगवा लीजिएगा. आपके पास आज रात का टाइम है, कल रात का टाइम है, परसों सबमिट कर दीजिएगा बिफोर 11 AM. कोशिश करके आज ही कर लीजिएगा. 4 क्वेश्चन लिखने, 5 क्वेश्चन है टोटल में. 15 भी आधा घंटा में हो जाएगा. तुम्हारा बाकी है बस, बाकी लोग का हो गया, दे दूंगा. सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस. पहले कॉपी मत करो, लिसन टू मी. तुम लोग कॉपी में बस नोट करके आ गया. 4 मार्क्स, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न. आपने सुना है कई बार बड़े बड़े जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स को क्या बोलते हैं? भाई जी चिंता को नहीं करो, चिंता मत करिए. अरे आपके हम भिजवा रहे हैं 10,000 साड़ी, दुर्गा पूजा का टाइम है, बिक जाएगा. और नहीं नहीं, कोनी बिकसी, मार्केट डल है. ये ऑयल क्राइसिस के बाद सब कुछ क्रैश हो गया, 10 साल लगेगा इंडिया को ठीक होने में. अरे भाई जी कोई प्रॉब्लम को नहीं, अगर नहीं बिकसी मैंने वापस दे दिए, जितना बिकेगा रखिए. 3 महीने का टाइम है, 3 महीना में जो नहीं बिके वापस दे दीजिएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? इन बंगाली आमी अपना के 1000 साड़ी भेजता है, 3 मास का टाइम है. यदि नहीं बिकेगा, जितना नहीं बिकेगा 3 महीना के अंदर सब लौटा दीजिएगा. जितना बिकता है इट्स फाइन, जितना नहीं बिकेगा आप लौटा दीजिएगा. बंगाली में हो गया. तो अब क्या हुआ, इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? इंटरेस्टिंग है ये तो. अप्रूवल बेसिस पे अभी तो सेल हो नहीं रहा है. बिना देखे एक लाइन बोले, सर अगर 1 महीना में ही सारा बिक गया कि बंगाल में लोगों को ऑयल क्राइसिस से भी फर्क नहीं पड़ा, लोग पागल हो गए, दुर्गा पूजा में नया कपड़ा खरीद रहे हैं, तो अगर 1 महीना में बिक गया सब कुछ और सेलर इन्फॉर्म कर दिया, मतलब सॉरी बायर इन्फॉर्म कर दिया सेलर को, ऑल सोल्ड, 1000 साड़ी सोल्ड, तो जैसे इन्फॉर्म करेगा ओनरशिप ट्रांसफर. और एक केस बताओ, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? 3 महीना ओवर हो गया, ना हाँ की खबर आई ना की खबर आई, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट गिवन टाइम you should have returned within 3 months जितना नहीं बिक रहा है. On expiry of that given time, it is assumed that ownership has transferred. होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने सब रिटेलर को आगे बेच दिया, इसका मतलब रिटेलर रख रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई भी ऐसा काम अगर वो रिटेलर करता है जिसका मतलब है ही इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग द फर्स्ट सेल, हम आगे कब बेच पाएंगे? कोई मेरे को एक मोबाइल दिया है, आपकी दुकान में लगा के रखिए ना, ऐसा 10,000 मोबाइल, बिक जाएगा. अरे नहीं बिकेगा, पर हम अगर इसको निकाल के 10-10 सेट दूसरे दुकानों को देते जा रहे हैं, मतलब कि हम रख रहे हैं इसका ये 10 मोबाइल. तो इफ आई डू एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू एडॉप्शन ऑफ दैट सेल ट्रांजैक्शन, या सपोज वो मेरे को बोला है बेचिए 10,000 मोबाइल आपके यहां लगा लीजिए, अब हम इन मोबाइलों पर बैंकों से लोन ले रहे हैं 10 मोबाइल सेट पर, हम किसी को अगर प्लेज गिरवी दे रहे हैं, मतलब हम रखने वाले हैं उनका मोबाइल, तो कोई भी ऐसा हरकत करना माना जाएगा एज इफ हम उस सेल को अप्रूव कर रहे हैं. तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? 1 और 2 और 3. पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है देखो, बायर इन्फॉर्म्स. नंबर 1 इन्फॉर्म को अंडरलाइन किया, क्या आई एम एक्सेप्टिंग. नंबर 2 डीम्ड एक्सेप्टेंस कब होता है? बायर डज एनी एक्ट, जैसे हम समझाया आपको. नंबर 3 फेलियर टू रिटर्न विद इन द टाइम. अब पढ़ो तीनों, या तो आप इन्फॉर्म कर दिए, या टाइम ओवर हो गया, या कोई ऐसा हरकत कर दिए कि माना जाएगा कि आप रख रहे हैं. और वर्ड मत भूलना, एंड नहीं है, हिंदी में लिख देना, एनी ऑफ द 3 हैपेंस. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? इफ एनी ऑफ द 3 पॉइंट हैपेंस, तीनों में से कोई भी एक हो जाए. ये लाइन जरूर फ्लैश होना चाहिए, एमसीक्यू वालों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. फर्दर सेल, प्लेज, डीम्ड एक्सेप्टेंस बोलते हैं पॉइंट 2 को. पॉइंट 1 है आई एम एक्सेप्टिंग, आई हैव इन्फॉर्म द बायर. इसको इजी कर दूं, पॉइंट 1 को यहां से निकाल देता हूं. इन्फॉर्म्ड द सेलर
अबाउट एक्सेप्टेंस, पहला वन पॉइंट, डीम्ड एक्सेप्टेंस बाय डूइंग सर्टेन एक्ट्स, जिसका इंग्लिश खराब है। पॉइंट 3, फेलियर टू रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, अगर कोई टाइम नहीं था तो रीजनेबल टाइम। तो आपको बड़े पैराग्राफ्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे और टेक्निकली आंसर राइट हो जाएगा। इन्फॉर्म द सेलर अबाउट एक्सेप्टेंस, पहला पॉइंट, डीम्ड एक्सेप्टेंस बाय डूइंग सर्टेन एक्ट्स। पॉइंट 3, फेलियर टू रिटर्न द गुड्स विद इन प्रिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम। इजी लग रहा है? 3 मंथ्स था मेरे केस में। सर अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं था तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या होता है? अब दुर्गा पूजा खत्म हो गई, सपोज नवंबर एंड तक, काली पूजा भी खत्म हो गई, दे दीजिए वापस दिसंबर एंड तक। अब तुम दोगे उसको जाके जून महीना में, तो वो रीजनेबल टाइम नहीं है। तो हालात पर डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर डिपेंड करता है। इजी लग रहा है? आप इन्फॉर्म कर दिए कि हम रख रहे हैं, ये सब करेक्शन किया मैं, तब इजी लैंग्वेज कर दिया हूं। कॉपी में जाके जगह क्रिएट करो तीनों पॉइंट्स का, रेफरेंस दो पेज नंबर का। मैं हर स्टेज पे बताते हुए चल रहा हूं कि आप ये पेज नंबर का रेफरेंस भी दीजिए, सो दैट यू कैन रिकॉल। कल मैंने कैलकाटा में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नोट्स भेजा था, पिछले टर्म के एक बच्चे ने मेंटेन किया था, यू कैन जस्ट रेफर। आप अपने वाले को फॉलो करिए, पर देख लीजिए कभी कुछ, या जिन लोग को एकदम ही नहीं समझ में आता है कैसे लिखना है, उनके लिए एक हेल्पिंग टूल था। Start writing. One, 2, 3, तीनों मिल गए। इन्फॉर्म द सेलर अबाउट एक्सेप्टेंस, चेक करो तुम्हारा आ गया ये। डीम्ड एक्सेप्टेंस बाय डूइंग सर्टेन एक्ट्स, क्या एग्जांपल्स थे मेरे एक्ट्स के? प्लेजिंग इट फर्दर, प्लेजिंग मतलब लोन के अगेंस्ट में तुम वो मोबाइल सेट जो अप्रूवल बेसिस पे बिकने आया था गिरवी दे रहे हो। फर्दर सेल टू समवन, ओके हटा दूं वापस देख लो बोर्ड, अगर कोई बहुत स्लो चल रहा हो अभी भी, मैं वेट कर लेता हूं। कल कितने घंटे पढ़े थे? कल कोई पढ़ा भी था घर में? हाँ सर ट्यूशन अटेंड किए थे। ट्यूशन अटेंड करने का दुहाई मत देना और अंदर का बात और एक बता रहा हूं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। नाउ डू सम क्लासेस फ्रॉम होम। अभी भी नहीं, हम पूरा डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, कुछ कुछ क्लासेस घर से करिए 1.25 में, उसमें आने जाने में टाइम बचेगा। अदरवाइज उस प्रेजेंस और अटेंडेंस का ग्रैब करने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप लोग। पास होना हमारा उद्देश्य है, टीचर के बुक्स में अटेंडेंस अचीव करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। लॉ लाइव कर लीजिए, शर्म से पढ़ लोगे, ओके। सम टाइम यू शुड डू अदर थिंग्स फ्रॉम होम। इनफैक्ट मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली, इको अगर आप घर से करो बेटर टाइम बचेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी ऑलरेडी आता है, आप टाइम बचा सकते हो। इको का पूरा क्लास ही मतलब यू शुड डू फ्रॉम होम इनडायरेक्टली, इट्स रियली सेव्स योर टाइम। हटाओ, चलो अब तुम एक करे गायब हो गया, व्हाट इज दिस? वेट 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 वेट, हाँ ठीक है ठीक है। सेक्शन 25 लिखो इसको बच्चा लोग। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, कॉपी में जाके अच्छे से लिखो इसको, ये नया चीज है। वो था अप्रूवल और रिटर्न, ये है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। मतलब कि सेल कब माना जाएगा? जब तुम कैश दोगे, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। यहां ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है जब तक कैश नहीं आएगा। सर आप तो एक दिन फर्स्ट दिन बोले थे ना, पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई स्पेसिफिकली बोल दे हमारे केस में ओनरशिप कैश पर ही ट्रांसफर होगा, तब तो आप जिद नहीं कर सकते हो ना, अगले का सामान है। तो देखो, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द कैश इज पेड फॉर। तो यहां ना 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, तुम भी लिखो।
अभी तुमको रीडिंग टाइम देता है, कौन समझ पाता है देखता है। कंपेयर ये वाला और ये वाला को, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। चलो हम वेट करेगा। ये अगर समझ गया तुम पास है, हम समझा देगा तो भी समझ में आ जाए तो भी पास है। ट्राई दोनों के कंपेयर करो सिचुएशन को। अब तुमको ये पता चल गया है सेल कैसे कैसे अप्रूवल वाला सेल बनता है। कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आ गया? पढ़ लिया इतना जल्दी? समझ गया? अच्छा कहाँ समझा, पढ़ा तो अभी तो पढ़ शुरू करेगा। हाँ हाँ पढ़ भी लिया, ओह गुड। 1 एंड 2 ऐसे एरो भी बनाओ मेरी तरह, देखो एरो बनाओ। ऐसा मेंटेन होना चाहिए कि नोट्स आदमी 1 साल बाद भी देखे कोई जूनियर को पढ़ाने के लिए तो उसको समझ में आ जाए। अगर आप सीएमए कर रहे हो, डोंट थ्रो दिस बुक, ये पूरा इंटर लेवल पर सेम बुक यूज होता है। सेम लग रहा है क्या क्वेश्चन? A delivered his jewelry to B, नीचे वाला पढ़ रहा हूं, for cash only or return basis. It was expressly provided that the jewelry will remain A's property until the price is paid for. Before the payment of price, B pledged the jewelry with C. It was held at the time of pledge, ownership was not transferred to B, so the pledge is not valid. And A could recover the jewelry from C क्योंकि owner अभी भी कौन है? A ही है। अब ऊपर वाला जाते हैं। A delivered some jewelry to B on sale or return basis. B pledged the jewelry with C. एक मिनट, इसका मतलब B has adopted the transaction. Owner कौन बन गया? B. It was held that the ownership has been transferred to B as he had the right. He has adopted the transaction by pledging the jewelry with C. अब क्या हुआ? A has no right against C. नहीं सर उसी का तो था, नहीं है क्योंकि B राइट ओनर बन चुका था और B आगे दिया है। He can only recover price of the jewelry from B. वो सी से नहीं बोल सकता जाके ए हम बी को दिए थे, बी हमारा पैसा नहीं दे रहा है, ए सी तू हमको दे, हम ओनर हैं। सब लोग इसमें लिख देता है ए कैन रिकवर, ही इज द ओनर। बट तुम देखो ओनर तो कौन बन गया था? बी। अब बी से तुमको जो रिकवर करना है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और बी के बीच में, तुम सी से जाके कुछ नहीं मांग पाएगा अब। तो इसलिए हम बोला इन दोनों को कंपेयर करो। दोनों क्वेश्चंस बहुत सिमिलर लग रहे थे बट थोड़ा सा चेंज आया है। तुम चेक करो तुम्हारे मार्किंग में कैश ओनली को अंडरलाइनिंग है? कहाँ है? नहीं है है इधर। देखो हम बोल रहे हैं, हम सब जानता है, हम अंतर्यामी है। 2 सब्जेक्ट में मेरा होशियारी है, बताया था मैंने, लॉ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। कैसे आप क्लास अटेंड करते हैं, क्या मिस कर सकते हैं। घर वाले लोग तो क्या क्या कर रहे होंगे हमको डाउट है, पॉज ही कर दिया होगा मेरे को जब मेरा मुंह खुला है होगा, हंस रहे होंगे देख मुंह खुला हुआ है इनका। सो प्लीज राइट लास्ट टॉपिक फॉर द डे। कॉपी में आओ, कमेंट, यहां मार्किंग हो गया, डिफरेंस का एरो बनाया दोनों के बीच में, वरना क्या फायदा अटेंड करके। प्लीज लिखो कंपेयर द लैंग्वेज, बहुत आता है ये एग्जाम में। हम वापस बता दें, अगला महीना पे से जब कॉलेज खुल जाएगा, आपका जिंदगी सुनना आपको क्या है। अभी तुमको बहुत नींद मिल रहा है। आप अगर जेवियर्स में चले जाते हैं बाई चांस, सुबह 5:40 5:45 जेवियर्स पहुंचोगे और फिर 10-11 बजे तक वहाँ रहोगे नींद में। उसके बाद ट्यूशन अटेंड करोगे, फिर पूरा घर जाके सो जाओगे, मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो एक्चुअली दिस कमिंग नेक्स्ट मंथ विल डिसाइड वेदर यू विल पास और नॉट। तो रन रेट बहुत अच्छा बढ़ा दीजिए। मतलब डिपेंड करता है, वहाँ तो एक्चुअली फिर कॉलेज का वही है, वैसे नहीं है। सो इट डिपेंड्स। अगर जेवियर्स मिल रहा हो तो यू शुड टेक जेवियर्स, नहीं मिल रहा है तब तो सब बराबर, देन यू टेक एनी कॉलेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट लिखो, रिस्क ट्रांसफर्स विथ ओनरशिप, स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पहला पॉइंट है। फिर पॉइंट 2, देयर आर एक्सेप्शंस। कमेंट लिखो कॉपी में, यहां पे भी लिखो, डबल एंट्री करो।
कॉपी एंड बुक दोनों. रिस्क ट्रांसफर्स विथ ओनरशिप. कमेंट लिखिए. ब्रैकेट किया, फिर लिखा बट देयर आर एक्सेप्शंस. देयर आर एक्सेप्शंस. एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्सेज में सारा चीज़ आप सेंटर जाके कर ही नहीं सकते. तुम लोग 11-12 में जब आता है ना, पेरेंट्स भी जब एडमिशन के आते हैं सेंटर पे भेजना, ये घर में नहीं पढ़ता है. सेंटर पे आएगा तो और पूरा नहीं पढ़ पाएगा, आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा. अनलेस एकदम ही पास जिसका घर पिछले गली में, उनके लिए इट मेक सेंस टू कम टू द सेंटर. अदरवाइज 2-2 घंटा ट्रैवल करके अगर आप आ रहे हैं, मत आइए. 30 मिनट्स वाला स्कीम फिर भी सही है कि 30 मिनट में सेंटर पहुंच जाते हैं, इट्स फाइन. और 30 मिनट जाने का, वहाँ तक सिचुएशन ठीक है. पर कई बार हम सुनते हैं लोग 2.5 घंटा करके सेंटर आ रहे हैं, फिर 2.5 घंटा में घर जा रहे हैं. तो हम लोग मतलब 21वीं सदी में हैं. वी आर नॉट इन एंशिएंट टाइम्स कि टीचर को देखे बिना पढ़ाई नहीं होता है. एक्सेप्शन नंबर 1 ब्रैकेट करो, समझाएगा. एक्सेप्शन नंबर 2 मैं लिखवाऊंगा. पहले एक्सेप्शन 1 समझा दूं. तो व्हाट इज द जनरल रूल बच्चा पार्टी, कि जो ओनर है वो ही रिस्क बेयर करेगा. ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं. अब एक बात समझो, सेलर बेच दिया था, बायर उठाने नहीं आया. वो बोला था यहां रखिए ना, बर्थडे पार्टी वाले दिन लेके जाएंगे. वो कोई कारण से नहीं आया और अब आग लग गई. किसकी गलती है? बायर की. हम तो रेडी दे ही रहे थे उस दिन. या सेलर डिले कर दे कोई कारण से सेल होने के बाद, तो किसकी गलती है? सेलर की. तो एक्सेप्शन 1 बहुत सिंपल है. Where delivery is delayed due to fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the defaulter party. अगर डिलीवरी का डिले दोनों में से कोई एक पार्टी का हुआ है, तो जिसका हुआ है वो ही बियर करेगा. दिस इज एक्सेप्शन नंबर 1. किस जनरल रूल का? दैट रिस्क प्राइमा फेसी फॉलोज ओनरशिप. जिसका ओनरशिप उसका रिस्क. तो ये कौन डिफॉल्टर है डिलीवरी में, उसके ऊपर रिस्क आ जाएगा. एक्सेप्शन 2 पहले सुन लो, कॉपी मत करना. अगर सेलर एंड बायर के बीच में कोई स्पेशल अग्रीमेंट हो गया है कि हमारे इस केस में रिस्क ओनरशिप के पहले ट्रांसफर होगा, समझाता हूं कैसे, या रिस्क बाद में ट्रांसफर होगा, या कोई ट्रेड एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती है कोई कोई धंधे में कि रिस्क पहले ट्रांसफर होगा, ओनरशिप बाद में, तो वैसे होगा. स्पेशल अग्रीमेंट क्या हो सकता है? सुनो हिंदी में. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं. मिजोरम, आइजॉल, ये सब जगह सुने हो आप? असम. बारिश के सीजन में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रक्स का. तो सेलर एंड बायर के बीच में एक स्पेशल अग्रीमेंट हो रहा है. हम एक्सेप्शन नंबर 2 का थोड़ा रेफरेंस दे रहे हैं, प्लीज अभी कॉपी मत करो. एक्सेप्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि देखिए सेल हो रहा है, ओनरशिप बायर को आज ही चला जाएगा, पर ड्यूरिंग द ट्रांजिट एक्सीडेंट बहुत होता है, आप ट्रक ठीक से पहुंचाइए सेलर जी, ड्यूरिंग द ट्रांजिट रिस्क आप ही का रहेगा. तो ऐसा हो भी सकता है. अगर अग्रीमेंट हो गया है, हम आपसे तभी डील लेंगे, ओनरशिप तो मेरा हाथ से, पर ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो सेलर का ही रिस्क है. नहीं सर, सेल में तो आप लोग बोला था ना बायर का हो जाता है बाद में रिस्क. हम बोल रहे हैं अगर स्पेशल अग्रीमेंट में ये हो गया है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ये किसका रिस्क है? सेलर का ही रिस्क है. डिड यू अंडरस्टैंड? कॉपी करो. स्पेशल अग्रीमेंट. Exception number 2, special agreement. Exception number 3, trade and customary practices. कि कई बार ओनरशिप एंड रिस्क साथ साथ में नहीं जाते हैं, तो ये स्पेशल अग्रीमेंट हुआ है. या कई बार कुछ कुछ धंधा में ऐसा होता है, ग्लास का, क्रॉकरी और के जब डिस्पैचेस होते हैं, इतना डैमेजेस होता है ना, वो गाड़ी वाड़ी हिलता है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ क्लॉज आ जाए कि हाँ हाँ ऐसे. ऊपर वाला ये अब ठीक है. ऑरेंज वाला अरे नहीं, ये पहले कर लिया, ये कर लिया ना, ब्लू वाला तो को दिखाता है. तो एक्सेप्शन 3 लिखा ट्रेड. पहले इन लोग कॉपी कर रहा है, एक इन लोग ब्लू में ही अभी तक. वही एग्जाम्पल, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में सेलर विल बियर द रिस्क ऑफ लॉस.
सेलर में बियर द रिस्क ऑफ लॉस, वही जो हम समझा ना, उसी का एग्जाम्पल दिया है, इन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज. एक्सेप्शन 3, ट्रेड एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस. तो हम क्या पढ़ा रहा था आपको कि कभी कभी दीज थिंग्स हैपन, ओनरशिप एंड रिस्क के ट्रांसफर को लेकर कभी कभी ऐसा हो जाता है. कॉपी दिस. Did you write it? Exception number 2, exception number 3. What was exception 3? Trade and customary practices. This was exception number 3. तो एक क्वेश्चन कॉपी में उतारा था, रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप का एक्सेप्शन भी 3 ठो समझाना पड़ सकता है कई बार. तो ये आज का क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गया. एक मिनट बिफोर यू गो, अगले दिन के बारे में कुछ बोलूंगा मैं पहले से. कई लोग लेट वेट आएंगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा कल. पीछे जाएगा एक बार थोड़ा सा जीवन में. 9.19 पेज 9.19 यहां लिख सकते हो. ठीक है, कल के बारे में थोड़ा सुन के जाओ, कोई अगर लेट आता है, ये मेरा स्टाइल है ताकि लेट आने से भी नुकसान नहीं हो. डिलीवरी का मतलब क्या होता है? किसी को पोजेशन देना गुड्स का. जैसे आप सेलर हो, वो बायर है, ये लो भैया तुम्हारा थैली, डिलीवरी कर दिया. पर अगर ट्रक खरीदा है, सॉरी पूरा ट्रक का माल खरीदा है, तो ट्रक में लोड करा के उसके यहां भेजना, दैट इज डिलीवरी. This is actual delivery when the goods are physically delivered to the buyer. Delivery और दो टाइप के भी होते हैं, समझना. Constructive delivery and symbolic delivery. Suppose मेरे शहर में कई गोडाउन है और तुम मेरे से कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे हो. तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पे भी मेरा एक गोडाउन है, तो हम तुमको पता है क्या बोला, तुम एक काम करो, ये लो चाबी, वहां पे मेरा गेटकीपर बैठा हुआ है, उसको देना, वहां से सामान ले लेना. पर जैसे ही चाबी दिया ना, माना जाएगा डिलीवरी हो गया. नहीं सर, अभी तो आप चाबी दिया है, रॉ मटेरियल्स तो उसको कल मिलेगा, माना जाएगा आज ही हो गया. बताओ क्यों? सिंबॉलिक डिलीवरी. ये चाबी देना मतलब है मैं तुमको इनडायरेक्टली क्या दे दिया हूं, उन गुड्स पर कमांड दे दिया हूं. तो कई बार चाबी दे के भी माना जाता है डिलीवरी हो गया है. या रेलवे रिसीट वर्ड सुना है? रेल से जब माल भेजते हो, तो जब कोई आदमी आपका माल लेने जाता है, वो रेलवे रिसीट दिखाता है जो आपको सेलर भेजता है. ये देखिए कोरियर से रिसीट आ गया था, मेरा ही नाम लिखा हुआ है, दे दीजिए. तो रेलवे रिसीट अगर कोई आपको भेज दिया ऑलरेडी कोरियर से, मतलब आपको डिलीवरी हो गया है. नहीं सर सामान आया ही नहीं, हम टच ही नहीं किया अभी तक. सिंबॉलिक डिलीवरी, चाबी, रेलवे रिसीट के आधार पर या और भी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक कॉपी मत करो, ये तो अगले दिन का है, ऐसे हम इसलिए बोल रहे हैं कई लोग लेट आएंगे ना, तो नुकसान नहीं होगा. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? तुम सपोज बर्दवान में एक ही कोल्ड स्टोरेज है, सारे आलू वालों का सामान कहां रहता है? उसी कोल्ड स्टोरेज में रहता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में. तो ये शुभो आलू बेचने वाला है, गिरिराज आलू खरीदेगा. तो शुभो गिरिराज को आलू बेच दिया 100 केजी, और गिरिराज को लिख दिया तुम्हारा 100 केजी उस कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है. कोल्ड स्टोरेज वाले को भी लिख दिया कि जो मेरा 100 केजी का स्टोरेज था, अब वो आप गिरिराज के नाम में होल्ड कर लीजिए. और इसके पास भी एक चिट्ठी आ गया, हम होल्ड कर रहे हैं. नहीं सर, गिरिराज के हाथ में आलू आया ही नहीं, तेरे माथा में आलू पड़ गया. वो जो कोल्ड स्टोरेज वाला एक्नॉलेज कर दिया कि आप पहले हम आलू इनके लिए होल्ड करके रखते थे, अब आलू आपके लिए होल्ड कर रहे हैं. दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि एक्नॉलेजमेंट से ही डिलीवरी हो गया है, एक्चुअल कोई फिजिकल चेंज डिलीवरी का नहीं हुआ है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? तो कई टाइप के डिलीवरी होते हैं, और डिलीवरी के छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो बहुत सिंपल टाइप के हैं. एक सेकेंड, और इसी क्लास में एक बात बताओ, जो खुद ओनर नहीं है वो किसी को ओनरशिप दे सकता है? सपोज हम है ना चोरी का मोबाइल लाए हैं, अब मोहित एक भोला भाला लड़का है, इसको मोबाइल बेच दिए, बाद में रियल ओनर आकर इससे मोबाइल ले रहा है. पता मोहित क्या बोल रहा है?
बाय गॉड, विद्या कसम, मां सरस्वती, हमको नहीं पता था कि अमित बच्छावत चोर है, हम झूठ बोल रहे हैं तो ये धरती फट जाए। फटा ही नहीं। ये सीता का जमाना थोड़ी है। पर ये गुड फेथ में लिया है, क्या इसको प्रोटेक्शन मिलेगा? आवाज चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। अभी तो इंप्लाइड कंडीशन पड़े थे, रियल ओनर लेकर जाएगा इससे मोबाइल, ये किस्मत को रोएगा। अंडरस्टूड? रियल ओनर इसको एक गाली देगा। तुम लोग अभी तक कैवियट टेम्पटर सुना था, एक बड़ा गाली देके जाएगा रियल ओनर इसको, नीमो दैट क्यूअर नॉन हैबिट। यानी कि नो वन कैन गिव अ बेटर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दैन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। अमित बच्छावत का खुद का ही ओनरशिप नहीं है, वो उसको क्या प्रदान करेंगे? नीमो दैट क्यूअर नॉन हैबिट। बड़ा गाली है। ये सब सीखो, गुस्सा निकालने में तुम लोग जो अपना असली वो समाज का गंदा गाली देते हो, वो सब की जगह ये सब दो। कैवियट टेम्पटर सिखाया था ना पिछले क्लास में, तो वैसे नीमो दैट क्यूअर नॉन हैबिट, हंस के मत देना। गिरिराज किसी को ऐसे दे रहा है, नीमो दैट क्यूअर नॉन हैबिट, ऐसा लग रहा है आज शाम आओगी क्या? नहीं, इट शुड बी इन अ एक स्पिरिट होना चाहिए गाली का, नीमो दैट क्यूअर नॉन हैबिट। तो दिस इज, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। पर लॉ में हर चीज का क्या होता है? तो एक्सेप्शन में आप देखोगे 5-6 एक्सेप्शंस है, उसमें आप देखोगे कि जब कोई गुड फेथ में लेता है ना, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इतना सुना दिया है, आप समझ पाओगे लेट आने से भी। हम लेट आने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू प्रोटेक्शन क्लॉज, सो दैट इफ यू कम लेट फ्रॉम अदर ट्यूशंस, इफ योर अदर टीचर्स टीच यू लॉन्गर ड्यूरेशन कि आज क्लास कैंसिल